हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। लास्ट टाइम हम लोग जेई मेन का 2 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें फ़िज़िक्स का सेक्शन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें वो हमें दिया हुआ है, अ चार्ज कैपिटल Q इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई स्मॉल r एंड कैपिटल R। तो इस तरह से 2 थिन स्फेरिकल शेल्स हमें दे रखी हैं, इसकी रेडियस स्मॉल r है और बड़े वाले की रेडियस कैपिटल R है, और एक कैपिटल Q चार्ज इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एंड r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ये दिया हुआ है। इफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द 2 शेल्स आर इक्वल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द कॉमन सेंटर इज। ओके, सो टोटल Q चार्ज हम इन दोनों शेल्स पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आ रही है वो सेम है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर, एट द कॉमन सेंटर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ शेल्स। ओके, सो अब हम यहाँ पर जो सरफेस डेंसिटी है उससे कैलकुलेट करेंगे कि दोनों पे अलग अलग चार्जेस कितने हैं। मान लेते हैं कि इस अंदर वाले शेल पर स्मॉल q चार्ज है, देन बड़े वाले जो बाहर वाला शेल है उस पर जो चार्ज होगा दैट विल बी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ओके, बाकी यहाँ पर इंडक्शन वगैरह जो भी होगा, सो इस वाले पर जो भी इंड्यूस होगा, जितना अंदर इंड्यूस होगा बाहर उसका उतना ही ऑपोजिट इंड्यूस हो जाएगा। सो नेट इस वाले शेल पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ओके, और चूंकि थिन है इसलिए अंदर और बाहर जो भी चार्जेस होंगे उन सब की वजह से पोटेंशियल एक ही बार में नेट चार्ज से हम निकाल देंगे। ओके, सो यहाँ पर इंडक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, थिन शेल है और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इंड्यूस होंगे, सो उसका नेट पोटेंशियल 0 आ जाएगा। तो जो टोटल चार्ज है वही यहाँ पर अपीयर होगा। इसमें अगर स्मॉल q है तो ये हुआ कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया विच इज़ 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। सो 4 पाई दोनों तरफ से ये हम कैंसिल कर दें, देन हमारे पास स्मॉल q यहाँ से कैसे आ जाएगा, q इंटू कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q कैपिटल Q इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल q इंटू स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल q को हम इस तरफ ले जाएं तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कैपिटल Q R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, दिस इज चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। ओके, एंड देन आउटर स्फीयर पे जो चार्ज है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी उसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन आगे आसान हो जाएगी। दिस इज Q माइनस स्मॉल q विच इज़ Q R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा कैपिटल Q R स्क्वायर एंड कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर माइनस ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा हमारे पास कैपिटल Q कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, now we can calculate potential at the common center. Now potential at the center, shell के center पे जो potential होता है that is kq upon r. Okay, so k हम common कर लेते हैं यहाँ पर, और जो छोटा वाला sphere है उस पे चार्ज है small q which is capital Q r square upon r square plus small r square and divided by r. Okay, so यहाँ एक r से multiply कर देंगे, प्लस बड़े वाले शेल पे जो चार्ज है दैट इज कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, उसकी वैल्यू हमने इस तरह से लिख रखी है। सो कैपिटल Q R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यहाँ पर कैपिटल R से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर एक स्मॉल r ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैपिटल R एक यहाँ से कैंसिल हो गया। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी Q, हम दोनों जगह से कॉमन कर सकते हैं। ओके, सो Q भी हमने कॉमन कर लिया, कैपिटल Q, एंड डिनोमिनेटर भी कॉमन कर सकते हैं स्मॉल कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, एंड देन हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ओके, सो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यू कैन सी। अच्छा, इस k को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। देन ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, an inductance coil has a reactance of 100 ohm when AC signal of frequency 1000 hertz is applied to the coil, then the applied voltage leads the current by 45 degree. So the self inductance of the coil is, okay, तो हमें यहाँ पर एक इंडक्टर दिया हुआ है और उसकी रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वोल्टेज करंट से 45 डिग्री एंगल लीड कर रहा है। सो अब यहाँ पर फेज एंगल 45 डिग्री है, दैट मीन्स कि ये प्योर इंडक्टर नहीं है, बल्कि ये इंडक्टर के साथ साथ रेजिस्टर की तरह से भी वर्क करेगा। ओके, सो इस पर जब हम सप्लाई लगाएंगे तो एक्चुअली वो हमारा LR सर्किट होगा। ओके, एक प्रैक्टिकल ये इंडक्टर है, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है और जो वायर्स है उसका रेजिस्टेंस भी हमें काउंट करना है। तो यहाँ पर इसमें जो रिएक्टेंस इसका दिया हुआ है 100 ओम, दैट विल बी एक्चुअली इम्पीडेंस। ओके, सो इम्पीडेंस की वैल्यू यहाँ पर 100 ओम दे रखी है। ओके, और जो फेज एंगल है वो दे रखा है 45 डिग्री। देन LR सर्किट के केस में tan phi हम लिख सकते हैं XL upon R, and since phi is 45 degree, tan 45 is 1, so this is equal to 1 and XL is equal to R, ये आ जाएगा। ओके, सो हमें यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हम इम्पिडेंस कैसे लिख सकते हैं? इम्पिडेंस इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, एंड कैपिटल R इज नथिंग बट XL, तो ये हो गया 2 टाइम्स XL स्क्वायर और XL अंडर रूट 2। ओके, और Z की वैल्यू हमें दे रखा है 100 ओम। नाउ XL हम लिख सकते हैं ओमेगा L या 2 पाई न्यू L। ओके, सो दिस इज 2 पाई न्यू इंटू L इंटू रूट 2, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं। सो दिस इज 100 अपॉन रूट 2, यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट करना। सो दिस L इज इक्वल टू 100 अपॉन रूट 2 अपॉन 2 पाई and this frequency which is 1000 hertz। okay? so ये frequency यहाँ पर 1000 hertz दे रखी है। अब ये सारे numbers हैं, इसको हमें calculate करना है। so इसकी calculation अगर आप करें तो ये value आएगी 0.112 into 10 raised to the power minus 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इसको 1.1 कर दें। सो दिस इज 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, ये हमने L कैलकुलेट किया है। सो यूनिट विल बी हेनरी। ओके, सो इस तरह से जो L की वैल्यू है, इंडक्टेंस है, दैट इज दिस। सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क्स आर रोटेटिंग इंडिपेंडेंटली इन द सेम डायरेक्शन around their common axis passing through their centers. The moment of inertia and angular velocity of the first disk are, यहाँ पर moment of inertia और angular velocity दोनों के अलग अलग कितनी है उसकी वैल्यू दे रखा है, you can see that, and then फिर क्या कह रहे हैं, at some instant they get stuck together and start rotating as a single system about their common axis with some angular speed. So the final kinetic energy of the combined system is, okay, so इस तरह से दो disks हैं, दोनों एक common axis के about independently सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं, एंड देन आफ्टर सम टाइम वो कंबाइन हो जा रही हैं। सो कंबाइन या कपलिंग के बाद उनकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो इस तरह का कॉम्बिनेशन या कपलिंग जब होती है डिस्क्स की, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन of angular momentum हम क्या लिख सकते हैं, से इसका angular momentum है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसकी angular velocity ओमेगा 1 है, दिस इज I2 एंड ओमेगा 2, सेम डायरेक्शन में दोनों रोटेट कर रही हैं डिस्क। तो ये हो जाएगा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू, बाद में दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन के रोटेट कर रहे हैं, सो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा into the common angular velocity omega naught. So यहाँ से omega naught की वैल्यू हम कैलकुलेट करें, this comes out to be omega I1 omega 1 plus I2 omega 2
डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2. ओके, सो कपलिंग के बाद जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 है. देन वी कैन कैलकुलेट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच विल बी सिंपली हाफ टाइम्स टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2 इनटू कॉमन एंगुलर वेलोसिटी उसका स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2. अब इसको अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2 होल स्क्वायर. तो यहाँ से एक I1 प्लस I2 हमारा कैंसिल हो जाएगा. नाउ फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें हमें वैल्यू पुट करना है. हाफ टाइम्स I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ये हो जाएगा. अब यहाँ पर हमें सबकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, वो हमें पुट करना है. सो दिस इज़ हाफ टाइम्स I1 इज़ 0.1 एंड एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड में दिया हुआ है, 10 कन्वर्ट नहीं करना है, प्लस दूसरे की का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है दैट इज़ 0.2 kg मीटर स्क्वायर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज़ 5 होल स्क्वायर divided by total moment of inertia which is 0.1 plus 0.2 is 0.3. okay, so इसको अगर हम कैलकुलेट करें ये हो जाएगा 10 हमारा यहाँ पर और ये हो जाएगा 0.2 into 5 1 हो जाएगा. so 2 सॉरी दिस इज नॉट 10 into 0.1 ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा. 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. so this comes out to be 1 upon 2 into 0.6 0.3 is 0.6. सो इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें सो दिस इज 10 अपॉन 6 और 5/3 2 से कैंसिल कर लें. सो दिस इज 5/3 जूल. सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a small point mass carrying some positive charge on it is released from the edge of a table. ठीक, सो से ये एक टेबल की एज है और वहाँ से हम स्मॉल पॉइंट मास को रिलीज कर रहे हैं विच हैज़ सम चार्ज. देयर इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. which of the following options then correctly describe the trajectory of the mass. okay, सो यहाँ पर हमें चार ग्राफ, यू कैन सी चार ग्राफ्स दे रखे हैं एक्स और वाई के बीच में, दैट मीन्स उसका पाथ दे रखा है. सो कौन सा पाथ यहाँ पर सूटेबल होगा ये हमें पता करना है. ओके, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड है. सो इस तरह से इसका पाथ क्या होगा यहाँ पर, उसके लिए हम एक्स और वाई में रिलेशन देख सकते हैं क्या आएगा. सो से ये हॉरिजॉन्टल जो है ये एक्स एक्सिस है और नीचे हम पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर ले लें तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर इसके पास चार्ज Q है और इसका मास M है तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी QE. तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी फोर्स अपॉन मास QE बाई M. सिमिलरली वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज G. ओके, अब हम यहाँ पर x और y में अलग अलग x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज होगी वो हम लिख सकते हैं. तो x एक्सिस की डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेकेंड इक्वेशन अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर. नाउ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया जा रहा, तो x इज इक्वल टू हो गया हाफ ax विच इज QE बाई m इंटू टी स्क्वायर. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. और वर्टिकल डायरेक्शन में इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन अगर लिखें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. अगेन यू वाई इज 0 सो y इज जस्ट हाफ ए वाई इज g इंटू टी स्क्वायर. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक, नाउ इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम t को एलिमिनेट करके x और y में एक रिलेशन लिख सकते हैं. सो लेट अस राइट 2/1. इक्वेशन 2 को 1 से अगर हम डिवाइड करें सो यू कैन सी हाफ टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा. सो y अपॉन x इज इक्वल टू g अपॉन QE अपॉन m. सो इसको हम ऊपर लिख ले रहे हैं. ओके, सो यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया mg अपॉन QE into x.
नाउ एक्स और वाई का ये जो रिलेशन है ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। ओके, तो अगर यहाँ पे स्लोप की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा, अदरवाइज ग्राफ उसका जो पाथ है उसकी बात करें सो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है A 10 microfarad capacitor is fully charged to a potential difference of 50 volt. After removing the source voltage, it is connected to an uncharged capacitor in parallel. Now the potential difference across them becomes 20 volt. The capacitance of the second capacitor is. तो इस तरह से हमें एक कैपेसिटर दिया हुआ है और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड और इसको हमने एक सोर्स से चार्ज किया है जिसका वोल्टेज है 50, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज हो जाएगा 50। एंड देन फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, सोर्स हटा के इसको एक दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। से इसकी कैपेसिटेंस C है और इसकी कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड। एंड देन फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इनके अक्रॉस जो कॉमन वोल्टेज है, जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 20 वोल्ट। ओके, तो ये जो सेकेंड कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, ना इस तरह का कॉम्बिनेशन जब किया जाएगा, कैपेसिटर्स आपस में कनेक्ट किए जाएंगे तो चार्ज हैज़ टू बी कंजर्व्ड। ओके, अगर सेम पोलैरिटी, अगर अनचार्ज है तब तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो वही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस प्लेट पर, नेगेटिव वाला इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो चार्ज कंजर्वेशन का जो प्रिंसिपल है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस पर जो टोटल चार्ज है दैट इज़ 50 इंटू 10 माइक्रोफैरड। ओके, या फिर हम पहले ये लिख लेते हैं, इसमें जो फॉर्मूला होता है कि फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन व्हाट कैन वी राइट, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 इनटू द कॉमन वोल्टेज। ओके, सो यहाँ से कॉमन वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इस तरह से। अब यहाँ पर दूसरा वाला जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, V2 इज इक्वल टू 0, कॉमन वोल्टेज ये हमें दे रखा है 20 और C1 की वैल्यू हमें दे रखी है 10 माइक्रोफैरड। ठीक, ये भी माइक्रो में है होंगी, ये भी माइक्रो में वैल्यूज़ होंगी, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। V1 की वैल्यू हमें दे रखा है 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय C1 अगेन 10 माइक्रोफैरड एंड C2 की वैल्यू हम ले लेते हैं कि वो C है ना। अब यहाँ से कैलकुलेशन अगर करें सो दिस इज 200 प्लस 20C इज इक्वल टू 500 और C इज इक्वल टू 500 माइनस 200 इज 300 एंड 300 अपॉन 20 इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड। ओके, सो ये हुआ हमारा आंसर। सो चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा के कॉमन वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन है वहाँ से सेकेंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी ये हमने कैलकुलेट कर लिया। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन द टेम्परेचर of a metal wire increases from 0 degree Celsius to 10 degree Celsius, its length increases by 0.02%. Okay, then percentage change in its mass density will be closest to. तो यहाँ पर उसकी लेंथ में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है ये हमें दिया हुआ है 0.02%। और टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज है। तो अगर यहाँ से हम फ्रैक्शनल चेंज निकालें डेल्टा एल बाई एल उसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, दैट कैन बी रिटन एज 2 × 10⁻⁻⁴। ठीक, सो ये हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, लीनियर एक्सपेंशन हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ओके, सो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें सो ये हो जाएगा 1/डेल्टा टी एंड डेल्टा एल बाई एल ये हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम डेल्टा टी की वैल्यू क्या रखेंगे 1/10। चेंज जब भी रखना होता है डिग्री सेल्सियस केल्विन में सेम आता है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन डेल्टा एल बाई एल इज़ 2
into 10 raised to the power minus 4. So this alpha comes out to be 2 into 10 raised to the power minus 5 per degree Celsius. Okay. अब हमें कैलकुलेट करना है कि उसकी डेंसिटी में जो फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज है वो कितना है. ना डेंसिटी हम कैसे लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम. और स्मॉल चेंजेस की हम बात करें तो फ्रैक्शनल चेंज डेंसिटी में होगा, दैट कैन बी रिटन एज फ्रैक्शनल चेंज इन मास माइनस फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. नाउ टेम्परेचर चेंज करने पर उसका मास जो है वो तो अनचेंज्ड रहेगा वायर का. सो यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज जो डेंसिटी में आएगा उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड की बात करें, सो दिस इज सिंपली डेल्टा वी बाई वी. ओके. ना वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है, अगर वहाँ से हम डेल्टा वी बाई वी लिखने की कोशिश करें सो ये हो जाएगा जैसे अल्फ़ा लिख रहे हैं, यू कैन सी वॉल्यूम एक्सपेंशन डेल्टा वी बाई वी इज गामा डेल्टा टी, ये होता है. ओके. सो डेल्टा वी बाई वी उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसकी जगह हम लिख सकते हैं गामा डेल्टा टी, ये हो जाएगा. ओके. ना गामा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है, गामा इज 3 टाइम्स क्यूबिक कोफिशिएंट जो होता है वो लीनियर कोफिशिएंट का 3 टाइम्स होता है. सो दिस कैन बी रिटन एज 3 अल्फा डेल्टा टी. ओके. नाउ दिस इज 3 अल्फा इज 2 into 10 raised to the power minus 5 and T is 10 degrees Celsius. So this is 6 into 10 raised to the power minus 4. Okay. इसको अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे सो परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी that will be 6 into 10 raised to the power minus 2 or that is 0.06%. Okay. So अगर यहाँ पर हमें लीनियर फ्रैक्शनल चेंज लेंथ में दिया हुआ है तो उस तरह से हमने उसकी डेंसिटी में कितना चेंज होगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया. दैट विल बी रफली इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम. ओके. सो ऑप्शंस अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय के कैप. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमें दिया हुआ है के कैप. सिर्फ डायरेक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं. एंड ओके, यूनिट वेक्टर इस तरह से ना लिखें हम, इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग एक वेक्टर दिया हुआ है दैट इज के कैप. ओके. यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. और मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो वेक्टर है दैट इज 2i प्लस 2j. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो वेक्टर है दैट इज 2i माइनस 2j, इस तरह से दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव ऑफ द EM वेव. सो यहाँ पर EM वेव की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हमें पता करना है, या प्रोपगेशन की डायरेक्शन क्या होगी वो हमें बताना है. ओके. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोपगेशन वेक्टर होता है वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है. ओके. C जो स्पीड ऑफ लाइट है, C के अलॉन्ग जो वेक्टर आएगा प्रोपगेशन वेक्टर दैट विल बी अलॉन्ग द वेक्टर E क्रॉस B. ओके. तो हमें यहाँ पर E की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए एंड B की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए एंड देन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट भी यूनिट वेक्टर होगा. सो वहाँ से आ जाएगी डायरेक्शन. तो हमें क्या करना है, E की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए विच इज़ ऑलरेडी गिवन. B की डायरेक्शन में भी एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसको हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा. दिस इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर, अभी ये यूनिट वेक्टर नहीं है. तो B की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा दैट विल बी 2i माइनस 2j डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड विच इज़ 2√2. ओके. सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, i माइनस j अपॉन √2. दिस इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑलरेडी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है. सो प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेक्टर है i माइनस j अपॉन √2. ओके. अब यहाँ से सिंपली हमें i j k जो होगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. उसके लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं. i j k अगर हम
एंटी क्लॉकवाइज चलें तो पॉजिटिव मिलेगा एंड क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। सो यहाँ से हो जाएगा k क्रॉस i 1/√2, इसको पहले से बाहर कर लेते हैं, एंड k क्रॉस i, सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग k क्रॉस i ये हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ओके। सो k क्रॉस i विल बी प्लस j एंड देन माइनस, ये साइन पहले लिख लेते हैं, k क्रॉस j, सो k क्रॉस j ये क्लॉकवाइज हो गया एंड देन k क्रॉस j विल बी माइनस i, सो माइनस i करेंगे तो ये प्लस i हो जाएगा। सो द यूनिट वेक्टर along the direction, along the propagation of the EM wave is I cap plus j cap divided by √2, ये हो जाएगा हमारा। So option 1 is the correct answer. Next question हमारा दिया हुआ है, a particle is moving 5 times as fast as an electron, okay? तो एक कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, पार्टिकल की वेलोसिटी 5 times that of electron, ये हमें दे रखा है। The ratio of de Broglie wavelength of the particle to that of the electron is 1.878 into 10 raised to the power -4, okay? So particle की जो de Broglie wavelength है और इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, de Broglie wavelength, इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें, so this comes out to be 1.878 इंटू 10 रेज टू द पावर -4, ये रेशियो ये आ रहा है। सो हमसे पूछ रहे हैं द मास ऑफ द पार्टिकल इज क्लोज टू, सो जो पार्टिकल है उसका मास कैलकुलेट करना है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन मोमेंटम। ना मोमेंटम को हम यहाँ लिख सकते हैं m इंटू वी, ओके। सो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें, सो h इज कांस्टेंट, देन वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m इंटू वी, ओके। सो लैम्डा p अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा m/e इंटू वी ई डिवाइडेड बाई m/p इंटू वी पी, इस तरह से हो जाएगा। नाउ यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली दे रखा है 1.878, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो दैट VE अपॉन VP, ओके। सो यहाँ से VE अपॉन VP इस पूरे की वैल्यू, इस रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 1/5 एंड देन यहाँ से हमें मास पार्टिकल का क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। सो दिस इज, अब इसके आगे सिंपली कैलकुलेशन है। सो MP विल बी इक्वल टू, या फिर वैल्यूज रख लेते हैं पहले, दिस इज 1.878 इंटू 10 raised to the power -4 is equal to mass of electron is 9.1 into 10 raised to the power -31 एंड इस पूरे की वैल्यू 1/5 है, ये 5 नीचे लिख लिया, इंटू MP, ये हो जाएगा। सो MP इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 raised to the power -31 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1.878 इंटू 10 raised to the power -4। अब ये एक कैलकुलेशन है, फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर, और इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, दिस कम्स आउट टू बी 0.97 इंटू 10 raised to the power -27 एंड वैल्यू सारी हमने SI में रखी है। सो दिस इज kg एंड इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो आई कैन राइट 9.7 इंटू 10 raised to the power -28 kg, ये हो जाएगा। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an ideal cell of EMF 10 volt is connected in circuit shown in figure. Each resistance is 2 ohm. The potential difference in volt across the capacitor when it is fully charged is. So steady state में इस कैपेसिटर के अक्रॉस इस सर्किट में कितना वोल्टेज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ओके। नाउ स्टेडी स्टेट में इस वाली ब्रांच से, जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड है, उससे कोई करंट पास नहीं होगी, ओके। सो करंट कैलकुलेशन के लिए हम इसको सर्किट से बाहर ले सकते हैं, ये सर्किट का पार्ट नहीं होगा जब हमें करंट देखनी होगी तो, ओके। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज बैटरी का 10 है, तो इसका जो हायर पोटेंशियल है उसको हम 10 वोल्ट और जो लो पोटेंशियल है उसको हम 0 ले सकते हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स का वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट। सिमिलरली इस पॉइंट का और इस पॉइंट का,
ये 0 वोल्ट है और ये भी 0 वोल्ट है, ठीक, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हमें ये पता चल जाए, जैसे अब इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं पास हो रही है, जब इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं पास होगी तो इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, दैट मीन्स कि इस एंड का वोल्टेज भी 0 वोल्ट होगा। ओके, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई करंट नहीं पास हो रही है, सो दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं। नाउ कैपेसिटर के एक एंड पर पोटेंशियल कितना है ये हमें पता चल गया, दूसरे एंड पर अगर पोटेंशियल मालूम हो जाए देन वी कैन टेल द पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ यहाँ पर हमें 10 वोल्ट पता है, अगर इस पर कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज वो हम कैलकुलेट कर लें तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इस पर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए इससे करंट कितनी पास हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। सो करंट कैलकुलेशन के लिए हम पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी ये दोनों रेजिस्टर्स जो हैं ये सीरीज में हैं, दोनों की वैल्यू 2 ओम है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। ओके, जब हमने कहा करंट कैलकुलेशन के लिए ये वाली ब्रांच सर्किट का पार्ट नहीं होगी, सो इस वाली ये दोनों रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, सो इनका टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। ना 4 ओम इस 2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, सो इस पूरे कॉम्बिनेशन का यहाँ पर इस पूरे कॉम्बिनेशन का अगर हम रेजिस्टेंस निकालें से वो R डैश है, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 ये लगे हुए हैं पैरेलल में, सो 1/4 प्लस 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 2/4, दैट इज टोटल इज 3/4, ये है 1/R डैश, सो R डैश इज इक्वल टू 4/3 ओम। ओके, तो ये इन R1 R2 R3 ये पूरा कॉम्बिनेशन 4/3 ओम हो गया। नाउ इस पूरे कॉम्बिनेशन R डैश के साथ R4 सीरीज में कनेक्टेड है। सो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ सर्किट का, पूरे सर्किट का, दैट इज R डैश प्लस R4, सो 4/3 प्लस 2 एंड दैट इज 10/3 ओम। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। नाउ कितनी करंट ड्रॉ होगी यहाँ पर बैटरी से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Current drawn from the battery is total voltage divided by total resistance which is 10/3, so यहाँ पर ये आ गया 3 ओम। तो यहाँ से बैटरी से 3 ओम करंट ड्रॉ हो रही है। नाउ ये 3 ओम करंट जब यहाँ पहुँचेगी तो उसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड होना है। नाउ एक ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो 4 है और दूसरी वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है ये है 2। सो यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 1:2। नाउ जब पैरेलल में करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2 है तो करंट का रेशियो 2:1 होगा। दैट मीन्स टोटल करंट का 2 पार्ट इधर से पास होगा और 1 पार्ट इधर से पास होगा। ओके, सो टोटल करंट हमारी 3 ओम है, 2 पार्ट 1 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे सो एक तरफ 2 एम्पियर और दूसरी तरफ 1 एम्पियर आ जाएगी। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:2। ओके, सो करंट का रेशियो क्या होगा 1:2 ऐसे होगा। दैट मीन्स ये 3 एम्पियर है, इसका 2 पार्ट 2 एम्पियर हुआ, 1 पार्ट 1 एम्पियर हुआ। सो ये जो 2 एम्पियर है वो यहाँ से पास होगी और 1 एम्पियर इधर से पास होगी। तो यहाँ से जो करंट पास हो रही है वो 1 एम्पियर है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। देन इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी 1:2। ओके, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज कितना कैलकुलेट किया 2 वोल्ट, सॉरी दिस इज नॉट 2 एम्पियर बट 2 वोल्ट। ओके, और हमने यहाँ पर पहले से पता कर रखा है कि इस एंड की वैल्यू है, इस एंड पर पोटेंशियल की वैल्यू है 10 वोल्ट और 2 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है। दैट मीन्स इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी दैट विल बी 8 वोल्ट और इस एंड पर पोटेंशियल की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखी थी 0 वोल्ट। सो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस इज 8-0, दैट इज 8 वोल्ट। सो वोल्टेज across the capacitor is 8 volt, ये हो जाएगा। सो अब ये न्यूमेरिकल इसका आंसर था। सो द आंसर विल बी the digit in the answer will be 8।
अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ लाइट रे एंटर्स अ सॉलिड ग्लास स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 3। तो इस तरह से ग्लास स्फीयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, देन the ray is both reflected and refracted at the farther surface of the sphere. The angle in degrees between the reflected and refracted rays at this surface is. So यहाँ पर लाइट रे इस स्फीयर के अंदर 60 डिग्री एंगल पर एंटर कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। नाउ रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। फार्दर सरफेस पर जब वो पहुंच रही है तो अब जब भी रिफ्रैक्शन होता है, किसी भी ट्रांसपेरेंट इंटरफेस पर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और दूसरा पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। तो इस वाले इंटरफेस पर जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अब यहाँ पर अगर हम नॉर्मल की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल, और यहाँ अब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। इस तरह से ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरी यहाँ से दिस इज रिफ्रैक्टेड, ओके, ट्रांसमिट हो रही है, और दूसरी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होगी। ओके, सो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है वही हमें कैलकुलेट करना है। लेट अस से this angle between the reflected and the refracted rays is alpha. So find the value of alpha. Okay, so अब हम यहाँ पर laws of reflection और laws of refraction उसका इस्तेमाल करेंगे। ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। सो साइन I विच इज़ 60 अपॉन साइन R, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, is equal to μ2 upon μ1, so √3 upon 1 ये हो जाएगा। okay, so sin R is equal to sin 60 which is √3 upon 2 and upon √3, so this is equal to half, that means R is equal to 30 degree। okay, so glass में जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, दे आर बोथ रेडियस ऑफ द स्फीयर, सो उन दोनों साइड्स के सामने जो एंगल्स होंगे दे आर ऑल्सो इक्वल, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। देन यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। ओके, अब हमें यहाँ पर अगर ये एंगल पता चल जाए, लेट्स कॉल इट एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी लाइट रे है, इस इंटरफेस पर ये है इंसिडेंट रे, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इमर्जेंस। तो इस इंटरफेस पर अगर हम फिर से स्नेल्स लॉ यूज़ करें देन लाइट इसमें से आ रही है, सो वी कैन यूज़ μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, वो हम लगा सकते हैं। सो यहाँ से लाइट आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज़ 30, so sin 30 is equal to लाइट एयर में जा रही है, so 1 into sin of angle of refraction or angle of emergence, let's call it E. So angle sin 30 is 1 by 2, that is equal to sin E, that means E is equal to 60 degree, sin E is equal to √3 by 2, so E is equal to 60 degree। अब हम यहाँ से अल्फा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस लाइन को अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना है। दिस इज 30 डिग्री प्लस अल्फा प्लस ई विच इज अगेन 60 डिग्री, और दिस total has to be 180 degree. Now 30 plus 60 is 90, 180 minus 90 is 90, so alpha is equal to 90 degree. Angle between the reflected and the refracted rays is 90 degree or they are perpendicular. So यहाँ पर जो आंसर होगा, जो डिजिट होगा, that will be 90. अगला क्वेश्चन हमारा है
a particle of mass small m is moving along the x-axis with initial velocity ui. It collides elastically with a particle of mass 10 m at rest and then moves with half its kinetic energy. तो ये है कि पार्टिकल, इसका मास स्मॉल m है, ये x एक्सिस की डायरेक्शन में u स्पीड से मूव कर रहा है और ये इलास्टिकली 10 m मास के पार्टिकल से जो कि रेस्ट पर है कोलाइड कर रहा है। एंड कोलिजन के बाद ये वाला पार्टिकल जो है अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हाफ काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। ओके, एंड देन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एन टाइम्स साइन थीटा 2, तो इस n की वैल्यू क्या होगी। ओके, इंटीजर में इस n की वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो हमें ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन के बाद m इनिशियल जो डायरेक्शन है m की उससे थीटा 1 एंगल पर, या इसको हम मान लेते हैं कि ये x एक्सिस है, सो x एक्सिस से थीटा 1 एंगल पर मूव कर रहा है और 10m जो पार्टिकल है वो थीटा 2 एंगल पर मूव कर रहा है। कोलिजन इज इलास्टिक, ये हमें याद रखना है। सो हमें यहाँ पर इस n की वैल्यू कैलकुलेट करना ना। कोलिजन इलास्टिक है तो हम दो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्दर एक और इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है कि कोलिजन के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स कॉल कि ये स्पीड v1 है और ये स्पीड v2 है, तो इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का हाफ है। तो उसको हम पहले यूटिलाइज कर लेते हैं। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाफ m u स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगी। ओके, सो ये फैक्टर्स और स्मॉल m अगर हम कैंसिल करें, सो v1 की वैल्यू यहाँ से जो आ रही है दैट इज u अपॉन रूट 2। सो v1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया पहले। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम मोमेंटम कंजर्व कराएं, सो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ एम यू, इसका मोमेंटम 0 है, देन फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा एम वी वन साइन थीटा 1, एम वी वन साइन थीटा 1 प्लस 10 एम वी टू साइन थीटा 2 साइन थीटा 2। ओके, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। एंड देन वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, लेट्स से ये वाई एक्सिस है हमारी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम कंजर्व कराएं, सो इनिशियली वाई की डायरेक्शन में मोमेंटम 0 है। फाइनली जो होगा, अब इसका मोमेंटम वाई एक्सिस में आएगा एम वी वन साइन थीटा 1, और इसका जो आएगा वो नीचे की तरफ है, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे। दैट मीन्स कि दोनों वाई वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो हम लिख सकते हैं एम वी वन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 10 एम वी टू साइन थीटा 2, 10 एम वी टू साइन थीटा 2, ये हो जाएगा। ओके, सो एम ये हमने कैंसिल कर दिया और v1 की वैल्यू हम यहाँ पे रख तो सकते हैं, लेकिन थीटा 1 थीटा 2 फिर ये हो जाएगा। तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि इसमें हम फर्दर कुछ और v1 v2 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, एंड देन वहाँ से स्मॉल n की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन है, सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर will be that will be equal to half m v1 square plus half 10 m v2 square, ये हो जाएगा। सो हाफ m ये हमने कैंसिल कर दिया। दिस इज u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, u अपॉन रूट 2, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10 इंटू v2 स्क्वायर, ये हो गया। ओके, सो u1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर बाई 2 इज u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज u स्क्वायर बाई 2, दैट इज 10 v2 स्क्वायर। सो यहाँ से v2 की वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा u अपॉन रूट 20। ओके, सो v1 और v2 की वैल्यूज़ हमने अलग से कैलकुलेट कर ली हैं। नाउ ये जो हमारा है इक्वेशन नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो आया है, इसमें v1 v2 की वैल्यूज़ हम पुट कर दें।
सो हमारा इक्वेशन है v1 साइन थीटा 1, v1 की वैल्यू निकाली है हमने, u अपॉन रूट 2 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 10, v2 इज u अपॉन रूट 20 एंड देन साइन थीटा 2, ये हो जाएगा। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये u हमने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, और सॉरी दिस इज अंडर रूट 20 नॉट 10। ओके, सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, यहाँ से हम ओके, सो ऐसा कर सकते हैं, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू, ये रूट क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो अंडर रूट में 2 अपॉन 20 होगा, दैट मीन्स दैट विल बी 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर बचेगा 10 अपॉन रूट 10 साइन थीटा 2। ओके, सो दैट इज अंडर रूट 10 साइन थीटा 2। सो साइन थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 साइन थीटा 2। सो हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट n साइन थीटा 2, इस n की वैल्यू जो है वो 10 है। सो इसमें जो न्यूमेरिक आंसर होगा दैट विल बी 10। अगला क्वेश्चन हमारा है, a square shaped hole of side a by 2 is carved out at a distance a by 2 from the center O of a uniform circular disc of radius a. If the distance of the center of mass of the remaining portion from O is minus a upon x. So जो नया सेंटर है, नया सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग पोर्शन का, वो O से डिस्क के सेंटर से माइनस ए बाई एक्स डिस्टेंस पर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, ये हमें कैलकुलेट करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। सो हमें क्या दिया हुआ है कि एक डिस्क दी हुई है इस तरह से, यूनिफॉर्म डिस्क, उसकी रेडियस ए है और उसके सेंटर से ए बाई 2 डिस्टेंस पर एक स्क्वायर शेप का उसमें से होल कट कर ले रहे हैं, उस स्क्वायर की साइड है ए बाई 2। ओके, सो जो रिमेनिंग पोर्शन है होल कट करने के बाद, उस रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कुछ इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ओके, सो ये है शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ मास, एंड दिस शिफ्ट, ये जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू, सो शिफ्ट हमें दे रखा है माइनस ए अपॉन एक्स। अब माइनस का मतलब कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है, ए क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम शिफ्ट, सेंटर ऑफ मास में जो शिफ्ट होता है उसका हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अब ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लैमिना है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो फॉर्मूला शिफ्ट के लिए लगाया जाता है, दैट इज एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट इनटू डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल सेंटर and the center of the removed part, which is a by 2 in this case. Okay, so यहाँ पर हम फिलहाल L लिख लेते हैं, divided by total area, या area of the original object, so total area minus area of the removed part. Okay, so this is the formula to use to calculate, this is the formula to find out the shift. ओके, सो एरिया ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, साइड स्क्वायर है, साइड ए बाई 2 है, स्क्वायर, उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 4 इनटू ये जो डिस्टेंस है ओरिजिनल सेंटर और जो कट कर रहे हैं उसका सेंटर की डिस्टेंस, दैट इज ए बाई 2, सो दिस इज ए बाई 2, एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, साइड डिस्क की ए है, सो टोटल एरिया इज पाई ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द रिमूव पार्ट, अगेन दैट विल बी ए स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाए। नाउ ए स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ से हम कैंसिल कर सकते हैं, सो हमें मिलेगा ए अपॉन 8 एंड देन पाई, और हम लिख सकते हैं इसको, ओके, इसको आई थिंक हमें डेसिमल के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो इसको हम लिखेंगे पाई एंड दिस इज़ 1/4, दैट इज़ 0.25, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम माइनस साइन नहीं लिख रहे, माइनस इज ऑब्वियस, शिफ्ट जो होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। आई एम कैलकुलेटिंग जस्ट द वैल्यू ऑफ द शिफ्ट। ओके, सो दिस इज इक्वल टू ए अपॉन
8 इंटू 3.14 माइनस 0.25। ओके, सो इसको अगर आप कैलकुलेट करें, सो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 23 ओके, सो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.79 इंटू 8, सो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 23 सो ये हम शिफ्ट कैलकुलेट करें, ये आएगा a अपॉन 23.12। ओके, सो अप्रॉक्सीमेट या क्लोज टू द इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी, a अपॉन 23। दैट मीन्स क्वेश्चन में जो x हमें दिया हुआ है उसकी इंटीजर वैल्यू हो जाएगी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ वायर ऑफ डेंसिटी 9 इंटू 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। इस तरह के जो ये यूनिट्स दी हुई होती है उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, सो SI में अगर हम उसको लिखेंगे, सो दिस इज 9 इंटू 10⁻³ kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो ये आ जाएगा नीचे 10⁻, पर सेंटीमीटर क्यूब -2 का क्यूब करेंगे, दैट विल बी -6 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सो ये हो जाएगा फाइनली, इसको ऊपर ले जाएंगे, सो 9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ये हो जाएगा। सो यूनिट्स भी हमें बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए एग्जाम्स में। ओके, सो आगे क्या दिया हुआ है कि अ वायर ऑफ दिस डेंसिटी इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 क्लैम्प्स 1 मीटर अपार्ट। तो इस तरह के 2 क्लैम्प्स हैं और उसके बीच में हमने एक वायर को फिक्स कर रखा है, क्लैम्प्स के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ओके, the resulting strain in the wire is 4.9 into 10⁻⁻⁴। so strain delta L by L उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4.9 into 10⁻⁻⁴ ऐसी दे रखी है। then the lowest frequency of the transverse vibrations in the wire is Young's modulus की वैल्यू भी दे रखी है। ओके, SI में है वो भी। सो यहाँ पर इसमें इसको जब हम प्लग करेंगे, सो इसमें जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे उसकी द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से स्ट्रेच्ड वायर पर जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 1/2L √T अपॉन म्यू, वेयर T इज टेंशन एंड म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी। ओके, सो हमें यहाँ पर स्ट्रेन दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, उससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें टेंशन या फोर्स कितना है। ओके, सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से अगर हम इसमें फोर्स कितना डेवलप हो रहा है या टेंशन कितनी है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, दैट इज यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू स्ट्रेन, ये हो जाएगा। ओके, फर्दर इस म्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, यू कैन सी म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, सो टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, ये हो जाएगा। एंड टोटल मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, upon L, so this linear mass density becomes rho into A। okay? तो अब हम यहाँ पर T की जगह पर ये वाली वैल्यू और म्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो हमारा जो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हुआ दैट इज 1/2L √T which is YA delta L upon L divided by mu which is rho into A, ये हो जाएगा। सो यहाँ से क्रॉस सेक्शनल एरियाज कैंसिल हो गए। सो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज 1/2L √Y upon rho and then delta L by L। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करें, सो 1/2L is 1 meter, so 1/2 just, and then अंडर रूट यंग्स मॉडुलस उसकी वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10⁻10। ओके, एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी विच इज 9 इंटू 10⁻³
3 and strain is 4.9 into 10 raised to the power minus 4. ओके, सो ये 9 कैंसिल कर दिया हमने और 3 ये ऊपर जाएगा -3 -4 इज -7 एंड 10 - 7 इज 10 raised to the power plus 3 और उसमें से एक ज़ीरो ले लें तो ये 49 हो जाएगा. सो ये बाहर आके 7 हो गया डिवाइडेड बाई 2 और फिर 100 इसमें बचेगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आके 10. सो 7/2 इज़ 3.5 इंटू 10 इज़ 35. हमने कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी, सो यूनिट हो जाएगी यहाँ पर हर्ट्स. सो न्यूमेरिकल जो आंसर होगा दैट विल बी 35 फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज़ इट. सो ये 2 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका फिज़िक्स का सेक्शन था एंड जो इसका ऑब्जर्वेशन है वो मॉडरेट ही कैटेगरी में रखा जाएगा. एक आध क्वेश्चंस बीच में ठीक ठाक थे एंड ओके, सो दिस इज़ इट. एंड नेक्स्ट टाइम फिर इसके आगे जो 3 सितंबर को फर्स्ट सेशन में पेपर हुआ था वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.